2024 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज हुआ है। 18 से 20 मार्च तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा निवेशक और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 300 से ज्यादा इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर, 3000 से ज्यादा सम्मेलन में प्रतिनिधि आएंगे। इसके अलावा 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल, 3000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमी और 50,000 से ज्यादा कारोबारी शिरकत करेंगे। सरकार का मकसद स्टार्टअप को मजबूत करना, साथ ही साथ निवेश को बढ़ाना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने निवेशकों को स्टार्टअप का मंत्र भी दिया। और स्टार्टअप मंत्र के साथ साथ सवाल है कि जो पीएम मोदी का आइडिया है वो इंडिया के स्टार्टअप तंत्र को क्या बदल देगा, और इस स्टार्टअप संदेश से पीएम मोदी क्या 2024 में एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करेंगे। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस कार्यक्रम को संबोधित किया गया। कई बड़ी बातें इस दौरान पीएम मोदी की ओर से कही गई। क्या पीएम मोदी ने कहा, एक बार वो आपको सुनवाती हूं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, नौजवान नए आइडियाज लेकर के आते हैं, कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। और मैं मानता हूं इसी ने इसकी ताकत बहुत बढ़ाई है। मैंने देखा आज जो ट्रेडिशनल खान पान की चीजें हैं उसमें बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। कोई मेडिकल के इक्विपमेंट इस प्रकार से बना रहे हैं कि भाई आपको आसानी से आप अपना देख सकते हैं। यानी कोई सोशल मीडिया के ग्लोबल जायंट्स से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। यही सपने हैं, यही स्पिरिट है, यही शक्ति है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं इसे नष्ट करूंगा। एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि एआई मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है। ये दुनिया मान के चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है। और मैं काफी मदद ले रहा हूं ये एआई की आजकल, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इलेक्शन कैंपेन में लैंग्वेज की सीमाएं आती है तो मैं एआई की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं, तेलुगु में पहुंचा रहा हूं, उड़िया में पहुंचा रहा हूं। तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। पहले मैं देख रहा था कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे, अब तीनों मांग रहे हैं, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करें क्या? तो मैंने एआई वाली मदद ले ली। मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी। अगर मैं यहां से गुजर रहा हूं और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो एआई की मदद से आप निकाल सकते हैं मोदी के साथ मैं खड़ा हूं। आप लोग नमो ऐप पर जाएंगे तो फोटो बूथ है, वहां से आपको फोटो मिल जाएगी आपकी। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के
छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं। 300, 400 की संख्या है और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है। ये स्टार्टअप का महाकुंभ जिसमें प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे, इसी पर बात करते हैं। और हमारी चर्चा का जो विषय है वो भी यही है कि क्या ये स्टार्टअप का जो आयोजन है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये संबोधन किया, क्या 2024 चुनाव में इससे कुछ मदद मिलेगी, इस पर बात करेंगे। आलोक जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर। अरविंद जी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी। इसके अलावा हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अजय कुमार झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है। आलोक जी, क्या मदद मिलेगी? और जिस तरह से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, उन्होंने चुटकी भी ली राहुल गांधी पर, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बार बार प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश हो रही है। देखिए, मेरा ख्याल है अबुल जी, पहले भी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री एक दो बार पहले भी इस तरह का व्यंग कर चुके हैं राहुल गांधी को लेकर। अब तो चूंकि चुनाव का ये बिगुल बच चुका है, तो युवा लोगों के बीच में तो उस बात को दोहराना उनको बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बात तो सही है, जो तथ्य चाहे सरकार का है या नहीं। आप पहले जो कुछ 5-10 हजार होते थे, वो 1 लाख से ज्यादा यदि स्टार्टअप हो गए, जो संख्या शायद प्रधानमंत्री ने भी बोला, अभी इस बारे में नहीं, पहले कल परसों भी कहीं बोला था। तो जितनी बड़ी संख्या में आए, उसमें युवाओं को एक तरह से नए काम करने का एक उद्यम। और चीन में मैं चूंकि देख कर आबू जी, इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। दुनिया के उन देशों में सिंगापुर है, बल्कि चीन इसलिए मैं उदाहरण दिया कि वहाँ बड़े पैमाने पर मैंने ऐसे पूरे, जैसे अपने यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी होता है, उस तरह के इलाके देखे हैं जहाँ पर ऐसे छोटे स्टार्टअप से चीन ने दुनिया में कब्जा करने की, व्यापार बढ़ाने में बहुत उसका फायदा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा, अभी बंबई की सभा में जब राहुल गांधी बोले, तो बंगलोर में एक युवा प्रोफेशनल, युवा क्या कहे, 40 साल के हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ा गड़बड़ है, ये क्यों पूंजीपतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे ही मित्र है जो में जिस औद्योगिक समूह के नाम उन्होंने लिए राहुल गांधी ने, उनके लिए अपना छोटा उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया हुआ है और 2 करोड़ का बिजनेस तो उससे करते हैं। तो वो बड़े उद्योगों से जुड़ते हैं। असली भारत के स्टार्टअप छोटे छोटे, जैसा कोई पुर्जा बना रहा है, आपके हमारे यहाँ कोई कंप्यूटर का कोई हिस्सा यदि करके बना करके दे रहा है, कोई अलग वीडियो के लिए कुछ काम कर रहा है, कोई प्लग बनाने का काम यदि किसी कंपनी में कर रहा है। ठीक है, मैं जरा अरविंद जी को जोड़ दूं, क्योंकि आपने कहा कि इसका काम, उसका फायदा मिलता है उससे बड़े समूहों को। ठीक है, फायदा मिलता है। अरविंद जी, हमारा जो देश है गांवों में बसता है, और जहां तक चुनाव की बात है, कहा जाता है गांवों में चुनाव ज्यादा होता है। इसका फायदा गांवों को भी पहुंचेगा क्या? गांवों का को पहुंचा या नहीं पहुंचा या पहुंच रहा है, ये गणित अभी लगाने का बहुत वक्त नहीं है। असली चीज ये हुआ है कि इससे एक नए तरह का बदलाव समाज में दिखाई दे रहा है, जरूर शहरों में, नौजवानों में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं। नई चीज़ असल में है तो वही जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने सबसे पहले की, कि हर योजना को पॉलिटिकली आप घुमा दें। असल में ये जो संख्या बढ़ रही है, ये 2 वजहों से बढ़ रही है। एक तो सारी इकोनॉमी फॉर्मल में आती जा रही है, नॉन फॉर्मल चीज़ें जितनी थी उनकी गिनती अब कोई नहीं करता और कोई करने वाला नहीं। तो फॉर्मल, अच्छा, गिनती करना आसान हो गया है आईटी के टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो इसलिए टैक्स पेयर्स का फिगर हो, बैंक अकाउंट का फिगर हो, या जो भी हो, वो सब बड़ी आसानी से गिनती होते हैं। जीएसटी आप देखिए, हर महीने जीएसटी का नया रिकॉर्ड बनता जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में नॉन फॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल में आने का एक क्रम शुरू हो गया है, और स्टार्टअप में भी वो गिनती शामिल है। ऐसा नहीं है कि लोग पहले नया काम नहीं शुरू करते। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है कि जब सरकारी प्रोत्साहन शुरू होता है, तो फाइनेंशियल मदद से लेके
जो प्रोसीजरल आसानी होती है, जो प्रोसीजर में जो पहले बहुत टाइम लगता था, प्रोसीजरल आसानी होने से स्टार्टअप का काम बढ़ा है। लेकिन अभी भी जो लोग स्टार्टअप पे जा रहे हैं उनकी शिकायत है कि अभी भी उनको कई किस्म के अप्रूवल और इनकी जरूरत है। और जो बिल्कुल चुनौतियां तो हैं, सरकार भले ही कह रही हो कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है युवाओं का जो अब जॉब सीख नहीं करता बल्कि जॉब क्रिएट करता है। हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करें तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और जब 19 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था, ये भी रिपोर्ट कार्ड में एक बड़ा पॉइंट था जिसे बीजेपी ने लगातार लोगों के बीच पहुंचाया कि हम स्टार्टअप इंडिया हमने लॉन्च किया और भाई अब युवा सीधे तौर पर अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब फिर से चुनाव नजदीक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्यमियों के बीच पहुंचे, उन्होंने संबोधित किया और कई बड़ी बातें कही। मना कोई नहीं करता, मगर देखिए आप जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था और पहले फिगर्स आए थे हमारे पास तो वो बता रहे थे 3000 स्टार्टअप है देश के अंदर, आज 1,10,000 से बढ़ के है। ये क्या दर्शाता है? कोई किस्म का विकास नहीं दर्शाता है क्या? और आप देखें तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो रहा है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी, अभी देखिए ये बात तो बहुत सही है कि हमारे देश के अंदर पहले बहुत सी चीजें इनकम टैक्स के या टैक्स के दायरे में नहीं थी। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनने की बदौलत और सरकार से सहाय जाने के बदौलत वो लोग दायरे में आ रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, वो बात भी सही है। मगर मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये नहीं होता तो क्या आप अनएम्प्लॉयमेंट से निजात पा सकते हो? अभी भी विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष दोनों के लिए बहुत बड़ा मसला है। जब आपकी आबादी 1,40,000 है तो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हमेशा रहने वाला, और अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हमेशा सरकारी नौकरी, बैंक की नौकरी, बीमा की नौकरी उससे जोड़ देते हैं। वहीं आपके पास अगर नौकरी हो तो आप कहे जाते हैं आप एम्प्लॉयड है, वरना आपको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। यहाँ स्टार्टअप की भूमिका बहुत बड़ी है जी, लेकिन सरकारें जब सरकार में नहीं होती हैं, जब चुनाव में होती हैं तमाम राजनीतिक दल, तो वो जो नौकरी का वादा करते हैं वो सब सरकारी नौकरी का वादा क्यों करते हैं? उस समय क्यों नहीं कहा जाता? हमारी एक डेफिनेशन हो गई है, हम नौकरी बोले तो वो सरकारी नौकरी के आगे कुछ सोचते ही नहीं है। ये हमारे समाज की एक मानसिक कुंठा हो गई, ऐसा मैं कहूं। तो क्या राजनीतिक दल उस कुंठा को इनकैश कराते हैं? करते ही है ना, हर एक राजनीतिक दल करता आया है। जो विपक्ष में होता है वो सबसे पहले करता है। अरे अभी बात की राहुल गांधी जी ने कि मैं 3 लाख नौकरियां दूंगा, ये नौकरियां खाली है। मगर ये क्यों नहीं समझते आप कि जब आपकी आबादी 1,40,000 करोड़ है, 140 करोड़, हाँ, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा। ठीक है हिमांशु जी, अजय जी भी चूंकि हमारे साथ हैं। अजय जी, सरकार ये कहती है कि हमारा फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है, लेकिन बावजूद इसके स्टार्टअप्स की संख्या भी बढ़ी है, दायरा बढ़ा है, लेकिन विपक्ष लगातार यही कहता है कि भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और आंकड़े भी कुछ जो सामने आते हैं वो ये बताते हैं कि आज भी बहुत बड़ी संख्या है ऐसे युवाओं की जिनके पास काम नहीं है करने के लिए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये तो है ही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की स्थिति है, पर जो लोग, जो अपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो कोई डेटा नहीं देते हैं, बस गोल गोल बात करते हैं। बिल्कुल, अब ये है कि आप तो डेटा तो सरकार के पास होगा ना। हाँ, मैं जब बोल लूँ वो डेटा कन्विंसिंग, अगर आप डेटा देंगे तो लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, और कन्विंस कर पाएंगे तो अब देखिए कोई भी सरकार, अपोजिशन ही आ जाए, कोई आ जाए, दुनिया की कोई सरकार 140 करोड़ की आबादी में सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। ये तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ। और अब ये बातें लोग समझते नहीं है। अब इजी तरीका जो है लोगों को लुभाने का, इस तरह की बातें करते हैं। इनकी सरकारें, अपोजिशन पार्टियों की सरकारें तो अपने अपने राज्यों में हैं,
वहाँ एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट की स्थिति अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में आता है तो वो तो सारा का सारा अलग अलग स्टेट के खाते में भी है ना। तो बताएं ना अपने अपने स्टेट के खाते में उन्होंने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, और वो ये बताएं कि जो दूसरी जगह जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ इतनी एम्प्लॉयमेंट हुई, और हमने तो देखिए सारे लोगों को दे दिया। तो जब एक तरफ आप फेडरलिज्म की बात करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात हो रही है, तो आप अपने स्टेट की बताइए। वो ऐसा नहीं, वो पूरे इंडिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के मत्थे, मोदी जी के मत्थे रख देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो भी कहीं सरकार चला रहे हैं, वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या एम्प्लॉयमेंट दिया है और जो बीजेपी की सरकारों ने नहीं दिया है। एक बात। दूसरी बात कि एम्प्लॉयमेंट ठीक है, ये किसी नहीं दिया जा सकता है सारे लोगों को, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो लोग भूखों मरेंगे। अगर देखिए बहुत अच्छा वो अरविंद जी ने भी कहा था कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और जो व्यवसाय की का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है। एक समय था जब भारत दुनिया के टोटल जीडीपी में 23% कंट्रीब्यूट किया करता था। ये तो रिकॉर्डेड है इंडिया और चाइना। तो आज वो स्थिति है। अगर जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, अब लोगों को एक कल्चरल, अब देखिए सरकारी नौकरी का मतलब इज्जत की नौकरी। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको बाबू बनना होता है। आप वहाँ बाबू बन जाते हैं, साहब बन जाते हैं, हर एक फाइल पर एक नोटिंग करके भेज देते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो वो अच्छा, प्लस आप वहाँ निकाल नहीं सकते हैं, ट्रेड यूनियन है, ये है वो है, इतना कन्वीनियंट है। हर एक आदमी, हर एक फैमिली सरकारी नौकरी चाहता है। और इसी बात को आप जब प्रमोट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसे भी कोई भी गवर्नमेंट जहाँ भी, अब मैं कम्युनिस्ट कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी अब डेमोक्रेसी है वहाँ लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे। अब तो होगा नहीं। हमारे यहाँ बड़ा दुविधा ये है कि हमारे, चलिए हम स्टार्टअप पर ही रहते हैं, बेरोजगारी की और रोजगार की बात करेंगे आगे। जब भी बात होती है स्टार्टअप की होती है तो सरकारी योजनाओं का भी जिक्र होता है। अरविंद जी, क्या वो सरकारी योजनाएं वाकई उन लोगों तक पहुंचती हैं जो इच्छुक होते हैं बिजनेस करने के, छोटे मोटे अपनी शुरुआत करने के? और क्या जो एक आसानी पैदा करने की बात सरकार करती है, ईज ऑफ डूइंग, जो अंजलि ने भी अभी कहा, क्या वो वाकई वहां तक पहुंच पाती है आसानी से? देखिए दो चीजें तो बड़े साफ अनुभव से कहा जा सकता है कि लिबरलाइजेशन के पहले वाले दौर की तुलना में आज ईज ऑफ बिजनेस बेहतर है। वो स्थिति पहले 27-28 जगह से अप्रूवल लेना होता था पूरी तरह, आज उतनी स्थिति नहीं है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि बाबू राज से आपको छुटकारा मिल गया। बाबू राज हाईएस्ट लेवल पे क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है उसकी चर्चा भी हम सब लोग रोज करते ही रहते हैं। तो सरकार अपना कंट्रोल कम करे या एंटरप्रेन्योर्स को सुविधा दे, इसमें एक लेवल पे सुधार तो हुआ है और इसीलिए हम लिबरलाइजेशन की कई चीज़ों के रिजल्ट देख रहे हैं बहुत अच्छे। लेकिन वो ख़त्म हो गया हो ऐसा नहीं। और दूसरी चीज़ जो ऐसे बिजनेस के लिए ज़रूरी है वो टेक्निकल स्किल और पैसा। तो टेक्निकल स्किल के मामले में भी आप मानिए कि चीज़ें काफ़ी सुधरी। ये जो IT के आने से या ग्लोबल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन होने से कि हर जगह हर चीज़ के बारे में काफ़ी बाजार क्या है, किस किस्म का है, हर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी जो भी काम शुरू करना चाहे उसको आसानी से मिल जाती है। लेकिन उसको पूंजी मिलने में अभी भी मुझे लगता है कि तकलीफ है। और इस पूंजी का चूंकि आपने जिक्र किया, स्किल का सर आपने जिक्र किया, स्किल इंडिया प्रोग्राम भी सरकार की ओर से शुरू किया गया। लेकिन आलोक सर, आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन हम सुन रहे थे तो एक बड़ी बात, चूंकि पूंजी का जिक्र अरविंद सर ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिनकी जेब में पैसा नहीं है वो भी बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए। ये बात सुनने में तो अच्छी है, लेकिन फिर जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो वहां पर पूंजी की दिक्कत तो होती है। अंजलि जी आपने ठीक कहा। और अभी अरविंद जी भी जब कह रहे थे तो देखिए ये राज्य सरकारों के तहत होता है, कहीं जो है दूसरे बैंकों के माध्यम से होता है। तो थोड़ा समय पहले के मुकाबले में आज भी, या भ्रष्टाचार भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्रांति हो गई है, भ्रष्टाचार 70% नहीं है। आप और हम यदि सर्वे करेंगे तो 70% यदि हुआ तो क्या ये कम है? और मैं दूसरी बात ध्यान दिलाऊंगा अरविंद जी को, कई ऐसे काम जो स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो IT से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, या आपके पास एक जेल के पास इलाका था, कोई चादर बना रहा है, उसमें यदि उसके पास अच्छा उसने बनाना शुरू किया, बेचा, दिल्ली मुंबई तक पहुंच गया,
मैंने ऐसे देखे, आप दिल्ली हाट जाएं, आप दूसरे किसी हाट पे जाएं, जहां पर ऐसे बड़े शहरों में भी लगते हैं, आपको ऐसे महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने 2 लाख से आज वो 50 लाख रुपए बनाने की स्थिति में आ गई। कानों का मतलब कुछ चीज बना रही हैं, कोई किसी और चीज चुड़िया बना रहे हैं, जी। उनके लिए वो भी स्टार्टअप है। छोटे लघु उद्योग में इसका मतलब उनको लोन मिलता है। वो ऐसे महिलाएं, आप छत्तीसगढ़ जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, गुजरात जाएं, और एक लाइन और कहूंगा, चूंकि मोदी जी का नाम आपने लिया, हर बार वाइब्रेंट गुजरात के साथ मैं चूंकि पहले हाल के वर्षों में नहीं गया, पहले गया हूं जब वो मुख्यमंत्री भी थे, तब उसके साथ एक अलग 3 दिन का पूरा 2 दिन ऐसा लगाया जाता था जो छोटे इस तरह के स्टार्टअप वाले हैं उनके सम्मेलन को अलग संबोधित करते थे, उसमें विदेशी मेहमान भी आते। तो इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ा। और एक बात और है, ये भी सही है कि प्रणब मुखर्जी जब इतना कर रही हैं, 100 करोड़ रुपया रखा, लेकिन चिदम्बरम आ गए, उनको हटाने के बाद तो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। मिस्टर शेराय नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो भी उसके चेयरमैन थे चिदम्बरम के, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को उसका फायदा दे दिया और छोटे लोगों को स्किल वाला काम ही नहीं मिल पाया। लेकिन पिछले राजीव प्रताप रूडी बने, कुछ और बने, इन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू देश भर में, उनमें भी हो सकता है 10% 20% ठीक रहो, ठीक है। लेकिन वहां से 100%। चलिए, आपने सरकारों की भी बात की, आपने बाद में आपको दिखा दूंगा। आपने सरकारों की भी अब बात की कि आपने चिदम्बरम साहब का जिक्र किया और उसके बाद उससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब का जिक्र किया। हिमांशु जी, इसमें थोड़ा बहुत क्रेडिट देंगे आप कांग्रेस की पुरानी सरकारों को कि यहाँ तक जो पहुंचा, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ धीरे धीरे ही हुआ। अबुल जी, धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे ही होता है, और जो धीरे धीरे होता है ना, वो ही बहुत सही होता है। अरविंद मोहन जी जानेंगे, हमारे सर जानेंगे, तो वहां जो शुरुआत हुई थी ना, बहुत अच्छी हुई थी, मगर बीच में जो 10 साल आए ना, 2004 से 14 के, वो 10 साल में वो जो 91 से 2000 तक का जो अच्छा काम हुआ था ना, उसको 20 साल पीछे ले जा गया। और ये बात की सब गवाह है हम सब। ये तो 91 की आप बात कर रहे हैं। उससे पहले कहते हैं सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं राजीव गांधी। नहीं, राजीव गांधी तो उसके बहुत पहले थे भैया। मैं बात उदारीकरण नहीं हुआ था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन का जमाना आया 91 में, जब पहले मनमोहन सिंह 5 साल तक वित्त मंत्री रहे, वहां से शुरुआत हुई। मगर बाद में जो 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी का जो राज था, वो राज के अंदर की बात कर रहा हूं। और ये जो अभी आलोक सर जो जिक्र कर रहे थे ना, वो उन्होंने नाम नहीं दिया, मैं नाम दे देता हो रही है ना। इसमें जो धीरे धीरे कदम आते हैं, उसके बाद राजीव प्रसाद रूडी और एनडीए के जो प्रधान आए, स्किल इंडिया डेवलपमेंट में मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, मुझे जरा सा समय दे दीजिएगा 1 मिनट का। एक तो सर ड्रोन, हम लोग ड्रोन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ड्रोन से हम हथियार फेंकेंगे, दुश्मन को मारेंगे। ड्रोन से दुश्मन हमारे देश के अंदर चरस गांजा लाके छोड़ेगा, हम ऐसा ही सोचते हैं। मगर आप सोच सकते हैं, ये स्किल इंडिया डेवलपमेंट, ड्रोन के डेवलपमेंट से आज ड्रोन दीदी एग्रीकल्चरल, जो गांवों के अंदर जो छिड़काव होता है पेस्टिसाइड्स का, वो होता है। ये ड्रोन का एक काम है, ये आपके स्किल इंडिया का काम है। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा आपको एक तिरुपुर का, तमिलनाडु का। एक तिरुपुर बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि अभी पिछले 10 साल में हुआ, बहुत पहले से बहुत अच्छी क्वालिटी के टी-शर्ट्स बनाते आया। के डेवलपमेंट से तिरुपुर के टी-शर्ट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है हिमांशु सर, अजय जी भी चूंकि हमारे साथ हैं। अजय जी, पीएम मोदी को हम हमेशा सुनते हैं 2047 का जिक्र करते हुए, आज भी विजन 2047 का उन्होंने जिक्र किया। आगे 2047 में जब भारत विकसित देश हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज की गिनती में होगा, स्टार्टअप्स का उस दौरान कितना योगदान आपको लगता है होगा 47 तक जाने में? ये आपने बड़ा ही माकूल सवाल पूछा है मैडम। ये बात जो मोदी जी ने रखा है, ये एक चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिविजुअल्स के लिए भी है और सरकार के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है और पूरे इकोसिस्टम के लिए है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ।
इसमें कई बातें हैं जो मैं यह कहना चाहूँगा। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि यह संभव है, अगर सरकारें जो भी आती रहेंगी आने वाले समय में, अगर उन्होंने ऐसे माहौल को बरकरार रखा और उसे ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा दुर्भाग्य आया जब या तो यही सरकार या कोई और सरकार अगर आकर के इस जो स्पीड को अगर उसने कम कर दिया, तो ये तो फिर गड़बड़ होगा। लेकिन अगर मोदी जी कि जिस तरह से जो लाइनअप उन्होंने बनाया हुआ है अपने, मतलब वहाँ पर जो बना हुआ है, जो लीडर्स अभी हमें फ्यूचर के लिए दिख रहे हैं, उसमें सारे के सारे काफ़ी इनोवेटिव लोग हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर वे लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर ये उस जगह हम पहुंच पाएंगे। इसमें केवल इतना ही करना होगा कि अभी जो स्टार्टअप में जो समस्याएं हो रही हैं, चूँकि देखिए स्टार्टअप 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो इंडिविजुअल खुद करे और वो जहाँ से भी वो रिसोर्सेज प्रोक्योर करे, वो एक है कि किसी के साथ जुड़ जाए, किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाए, उसका एंसिलरी बन जाए, फिर वो करे, और या फिर सरकार के लिए ही करे और उसको सरकार बैकअप करे। कोई ना कोई उसको बैकअप करने वाला होना चाहिए। कभी न कभी उसे फिनांस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई भी कुछ भी हो। स्टार्ट में ज़रूर एक छोटे मोटे आप पूंजी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर उसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो इजीली अवेलेबल हो। अभी भी काफ़ी हमें रास्ते तय करने हैं और उसमें काफ़ी चीज़ों को ईज़ किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में वो ईज़ होगा। और इसमें लेकिन मुझे लगता है कि कॉरपोरेट सेक्टर को आगे आना होगा, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो कुछ जिम्मेवारी लें कि वो कम से कम 100,000 लाख इतने स्टार्टअप को इस एरिया में वो प्रमोट करेंगे और वो बड़ा ही अच्छा होगा। मुझे लगता है ये तो चल भी रहा अरविंद जी, बहुत सारी बातें होती हैं जब सरकारें होती हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी खूबियाँ भी बयान करती हैं और जो उनकी उपलब्धियां हैं वो भी बयान करती हैं। 5वीं बड़ी इकोनॉमी हम हो गए, स्टार्टअप्स की बात हो रही है, कई लाख स्टार्टअप्स 3,000 से शुरू हुए थे, अब पता नहीं अभी हमने बताया था 1 लाख से ऊपर हैं अब। 1 लाख जी। तो अब अगर ये हम बात, तो एक कॉन्ट्रास्ट भी नजर आता है जब हमारे देश में आज भी 80 करोड़ लोग सरकारी राशन की बाट जोते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। 80 करोड़ लोग नहीं, एक मेंटालिटी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब ये तो खैर अपनी जगह है। मैं ऐसे आप में से सभी लोग ऐसे जगहों पर गए होंगे कि जहां फ्री राशन अगर उपलब्ध हो। मैंने IAS ऑफिसर्स को देखा है कि बड़े स्टार होटल में जब वो लाइन लग जाता है ना खाना के लिए, तो वो धक्कम धक्का करके लाइन में लगे होते हैं। ये मैंने देखा हुआ है। तो खाना एक ऐसा चीज है कि किसी को आसानी से मुफ्त में मिल जाए तो क्या बुरा है, क्या गुरेज है। मैं ये बात इसको डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार उन्हें दे रही है और सरकार के पास अनाज उपलब्ध है, तो जिन्हें भी मिलता है और उसमें जो गरीब लोग हैं ऑब्वियसली उन्हें ही मिलता है, तो उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं है, उनका फायदा ही है। और इससे जो भी धन वो कमा पाते हैं, खाने पीने के अलावा वो दूसरे काम में भी लगा सकते हैं। तो अगर सरकार इस काम को कर रही है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि कंडेम करने के कुछ भी किया सकते हैं। अंधाधुन भी नहीं देना चाहिए ना। अगर अंधाधुन भी तो नहीं दिया जा रहा है ना, ये भी तो है। ऐसा भी तो नहीं है वो तो। अरविंद जी, आप क्या मानते हैं? जी, अंधाधुन नहीं दिया जा रहा है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। नहीं, आपने जो वाकया सुनाया वो 5 स्टार होटल का कि IAS भी लाइन में लगे होते हैं, तो हो सकता है अंधाधुन यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो लायक ना हो और वो अपना अच्छा कर रहे हो और फिर भी सरकारी राशन ले रहे हो। अरविंद, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और ये भी सरकार आऊंगा हिमांशु जी आपके पास। हिमांशु जी, आऊंगा मैं आपके पास। अरविंद जी का एक कमेंट ले लो। देखिए, जो सर्विलेंस सरकार बात करती है इनकम टैक्स और बाकी चीज़ों के मामले में, ये लगता है वो सर्विलेंस यहाँ नहीं होता है। वो दान के मामले में जो किसानों के लिए दान जैसा कुछ बांट देते हैं उसको नहीं होता, क्योंकि सरकार को भी उसके अपनी इसका असलियत मालूम है। अनाज के मामले में तो हमको दिखाई देता है कि गोदाम में पड़ा हुआ है, तो उसको किसी को खाने को दे दो तो अच्छा है, लेकिन फिर उसको सिर्फ इसी नाम पे बांटो कि गरीबों को दो और चुनाव को समय दो, ये सब कहना मुझे लगता है थोड़ा ये असली बात जो चेंज हो रही है, जो ये फिगर दिखाई देते हैं बहुत गुलाबी, उसकी असलियत यही है कि ये नॉन प्रॉफिट। अब आप गांधी के समय के वक्त को देखेंगे, कांग्रेस के वक्त को देखेंगे, पहले के मैं कह रहा हूँ, तो अकेले खादी और ग्रामोद्योग से कितना बड़ा काम होता है। आपने चूंकि पिछली सरकार का जिक्र किया, इससे पहले हिमांशु जी ने और आलोक सर ने भी पिछली सरकारों का जिक्र किया था,
हिमांशु सर, 2014 के बाद हमने देखा है, चाहे वो स्टार्टअप्स हों या फिर अलग अलग राज्यों में जो इन्वेस्टर समिट होते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज, उत्तर प्रदेश देखिए आप, गुजरात, उत्तराखंड, सभी राज्यों में जो सेरेमनीज होती हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले के मुकाबले बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश भी अब आता है और चीजें तो बदली हैं। एक मोटी मोटी बात ये बिल्कुल चीजें तो काफी बदली है ना। देखिए यहाँ पर एक प्रणाली हो गई है, एक सिस्टम बना दिया है नरेंद्र भाई कि अगर आप शिलान्यास करो तो आप ही उद्घाटन करो आपके दायरे। वो जो एक पैटर्न रख दी गई है ना, इससे एक डेडलाइन सेट होती है। इन्होंने कहीं बोला भी था, मैं हेडलाइन नहीं डेडलाइन देता हूँ। तो डेडलाइन से जब काम करता है और उनका उद्देश्य प्रगति की ऐसा कि देर लगती है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय उनके एफर्ट को देखना चाहिए। और जो बात हो रही थी खाने की, वहां मेरा एक टिप्पणी है और बहुत स्पष्ट टिप्पणी है। ये हकीकत है कि आज भारत दुनिया का 40% फूड बास्केट है। आज हम ग्रेन्स के सरप्लस में होते हैं। ऐसे में अगर अपने देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो धान जो होता है उसकी सही स्टोरेज की फैसिलिटी न होने की वजह से हम लोग ने देखा है पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में कई वक्त धान बिगड़ जाता है। ठीक है।